कब्जा रहे, और शायद उनके दिमाग में, जैसा एक दफा उन्होंने कह भी दिया था, कि ये हो कि इससे अगर पैसे कमाने हैं तो मैं ही कमाऊं, ईरान ना कमाए। पर कुल मिला के सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई है कि लगता है डोनाल्ड ट्रंप अब वहां पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि अचानक उन्होंने एक दो नहीं, आधा दर्जन अपने P-8I, यानी कि वो जो उनके सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है वो भेज दिए हैं, अपने रिफ्यूलर्स भेज दिए हैं अच्छी बड़ी संख्या में, यानी कि जो F-35 को मिड एयर उसके अंदर ऑयल भर सके और उसके कॉम्बैट रेडियस को बढ़ा सके। और इसके साथ साथ उन्होंने साउथ कोरिया से कहा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। साउथ कोरिया ने मना किया कि मैं ईरान के उसमें नहीं पढ़ना चाहता, तो कहने लगे मैंने 39,000 जो ट्रूप्स नॉर्थ कोरिया से तुमको बचाने के लिए डिप्लॉय किए हुए हैं, मैं उन्हें भी हटा लूंगा, मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो कुल मिला के अगर आप देखें, साउथ कोरिया वो भी इनका एलाई था, है, और ऐसे ही कतर वो भी इनका एलाई था। तो डोनाल्ड ट्रंप न केवल अपने दुश्मनों को कट्टर दुश्मन बना रहे हैं, बल्कि अपने दोस्तों को भी पहले न्यूट्रल और त्यागी बाद जी, में उनमें से। एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगा इस पूरे जवाब के बीच। डोनाल्ड जी ट्रंप ने जब पश्चिमी एशिया में छिड़े इस युद्ध के बीच, उन्होंने जब इस युद्ध में दस्तक दी थी, तो जिन बातों को लेकर, जिन हालातों को लेकर, जिन स्थितियों को सोचकर वो इस युद्ध में प्रवेश उन्होंने किया था, तो क्या ये युद्ध उनके ही सोची हुई दिशा में आगे बढ़ रहा है, या फिर ये उनकी दिशा से बहुत आगे अलग भटक चुका है? जी, ये तो पूरी तरह से भटक चुका है, पूरी तरह से। जब ये युद्ध शुरू हुआ था, क्या उस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद था? उस समय तो खुला हुआ था। उनकी क्या थी? उनकी ख्वाहिश थी कि हम इनका रेजाइम चेंज करते। रेजाइम चेंज हुआ नहीं, बल्कि और ज्यादा हार्ड हो गया। दूसरा था कि हम जो उनका एनरिच यूरेनियम है वो उसे हम अपने पास ले आए। अपने पास तो लाना दूर, उन्होंने नतांज से शिफ्ट करके पिकैक्स में कर दिया शिफ्ट, जो ग्रेनाइट पहाड़ों के नीचे है। अगर पिकैक्स को नतांज को बॉम्बिंग करने से रिजल्ट नहीं निकला, तो पिकैक्स को बॉम्बिंग करने से तो बिल्कुल निकलने वाला नहीं है। यानी कि वो जो मेन दो चीजें थी, रेजाइम चेंज और न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम का अपने कब्जे में लेना, दोनों तो पीछे छूट गई। अब रह गया केवल स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो गया क्योंकि सारी दुनिया अब ये कह रही है अमेरिका को कि तुम्हारी वजह से त्यागी जी, स्टेट बड़ा ऑफ हॉर्मुज दिलचस्प है बंद जिन हुआ है। बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद समझ में आ रही होंगी। अब भले वो इन बातों को इग्नोर करे, न समझने की कोशिश करें, वो अपने आप में अलग विषय है। मनन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन हालातों के बीच ओमान और ईरान ने जिन बातों का जिक्र हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर किया, अमेरिका ने जब इस युद्ध की शुरुआत और उसमें हस्तक्षेप किया था, तो उसका मेन मोटिव क्या था? क्या वो अपने मेन मोटिव से पूरी तरह से भटक कर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना ध्यान अड़ा कर बैठ गए हैं? देखिए, अगर हम इस युद्ध को देखें तो हमें चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की के नैरेटिव को सामने रखना पड़ेगा और उसमें डेल्व इनसाइड करना पड़ेगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, इन सब ने अपनी रिलीजेस में शुरुआत में ही फरवरी और मार्च के महीनों में ये क्लियरली लिखित और एक डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये सिर्फ चाय की शॉप पे, चाय की थड़ी पे बातचीत करना और शर्तें लगाने वाली बात नहीं है। बाकायदा एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट इसको रिसर्च में माना जाता है। उसमें सबसे बड़ा एम था, जैसे कि त्यागी साहब भी कह चुके हैं, कि रिजीम चेंज वहां पर होना चाहिए, खोमैनी की जगह कोई और वहां पे राजकाज संभाले। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो एग्रेसिव और न्यूक्लियर पोटेंशियल है, जो जगपोआ में पहली बार रखी गई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2015 में, और वो भी ओमान की मध्यस्थता में और कतर के मध्यस्थता में, तो ये सारी बातें रखी गई थी। और ये वॉर एम्स कहते हैं इसको, हम कहते हैं अमेरिकी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, वॉर एम्स और वॉर ऑब्जेक्टिव्स। उसके अलावा तीसरा एम था कि हुतीज, हिजबुल्लाह और आपके जो बाकी के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो हमास, इन तीनों को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना, इनको न्यूट्रलाइज करना और ईरान को इनसे अलग थलग करना, ताकि इनको ये ईरान द्वारा पालित और पोषित ना हो पाए।
ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स थे, करीब 6-7 थे, इनमें से ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव अमेरिका अचीव नहीं कर पाया है। तो एक तरीके से पार्शियली जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जो आउटकम होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। उसके अलावा मैं एक नई अवधारणा पेश करना चाहूंगा, वो ये कि किंडरगार्टन प्रेसिडेंट की तरह ओमान को लेकर बिहेव कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। हम लोग कुछ लोग थे जो अमेरिकन अफेयर्स के विद्यार्थी हैं इंडिया में और आपके कैपिटल में, हम लोग कह रहे थे कि बिल्कुल ईरान टेरर स्पॉन्सर है और नॉन स्टेट एक्टर्स और प्रॉक्सीज को और आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, उनको बढ़ावा देता है। पर ओमान में जिस तरीके से उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है ओमान के संदर्भ में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि आई विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ ओमान, तो इससे बचकानापन और मनन साहब, और यही भद्दापन मेरा और सवाल, सबसे बेवकूफी जैसी बात महत्वपूर्ण नजर सवाल आती यही है। है कि ओमान के लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमेरिका का किया जाना या अमेरिका के लिए ही मुश्किलों भरा है? बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि या वॉर रूम में, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में और वॉर रूम में किस तरीके से पॉलिसी डिसाइड की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर फिर मैं एक बात बोलूंगा, इतिहास को थोड़ा सा देखें तो जो ओमान के जो प्रेसिडेंट थे सुल्तान कबूस, वो 2009-2010 से कवायद कर रहे थे कि किसी तरीके से ईरान को डी न्यूक्लियराइज किया जा सके। और सबसे बड़ा किसी व्यक्ति का, किसी डिप्लोमेटिस्ट का, हेड ऑफ स्टेट का हाथ था जगपोआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसमें 5+1 P+1 का किया गया था गठन, और जिस तरीके से दोस्ती कराई गई और ईरान को न्यूक्लियर वॉर के रास्ते से हटाया गया, उसमें ओमान का और वहां के हेड ऑफ स्टेट सुल्तान कबूस का बहुत बड़ा हाथ था। उससे पहले भी अगर हम देखें तो ओमान शुरू से न्यूट्रलिटी को फॉलो करता रहा है और बहुत क्लोज घटक है, एलाई नहीं बोलूंगा मैं, तो यहां तक कहूंगा कि कोएलिशन ऑफ विलिंग का मुख्य अंग है ओमान, कतार और ये सऊदी अरेबिया। और जिस तरीके से ओमान पे अटैक होते रहे, सऊदी अरेबिया पे ईरान के अटैक होते रहे, तो अमेरिका के कहने से या ना कहने से बिल्कुल, ये अभी ओमान और मनन सऊदी साहब, ये अरेबिया बहुत ने अटैक महत्वपूर्ण भी नहीं है। किया, आक्रमण जैसा नहीं कि किया आपने जिन ईरान बातों पे, का विस्तृत तो ये जिक्र बहुत किया, बड़ी बात है। इतिहास भूगोल को लेकर स्थितियां समझाई, लेकिन त्यागी साहब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ओमान पर जिस हमले की बात अमेरिका ने अब की है, तो ओमान के अंदर खौफ तो जरूर बैठा होगा, भले ही इतिहास कुछ रहा हो। यकीनन यकीनन मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है अलग अलग, वो अगर कमजोर ना रही होती और उन्हें ईरान से डर ना रहा होता, तो उन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ बेस एस्टेब्लिश करने के लिए क्यों आमंत्रित किया होता। तो यहीं से ये समझा जा सकता है कि जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कतर हो या कुवैत हो, ये सब ईरान के हमलों से डरते थे। ईरान की जो प्रॉक्सीज है, अगर ईरान को एक ऑक्टोपस कहा जाए तो उसकी कम से कम 13 बड़ी प्रॉक्सीज है आसपास की सभी कंट्रीज में, जिनके आतंक से वो डरते थे। इसलिए उन्होंने अमेरिका को बुलाया, इसीलिए अमेरिका के व्यतीत लेकिन ओमान के बिल्कुल अंदर त्यागी साहब, उसके बावजूद आप सीधे तौर पर ये धमकी दे रहे हैं कि भाई हम बमों की वर्षा कर देंगे आपके देश में, तो ये सोचना होगा इन खाड़ी देशों को भी कि किसको आपको तवज्जो देनी है, किसको नहीं देनी है, और कौन भविष्य में आपके सामने ही खतरे की दीवार खड़ी कर देगा। ये सारा ताल मटोल करने के बाद ही आपको दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए।